सभी प्यारे दोस्तों को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी हैं। आज की इस वीडियो में हम महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अगर आप भी इस साल केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दर्शन का सही तरीका, कुछ विशेष बातें और हेलीकॉप्टर से बुकिंग से रिलेटेड प्रोसेस। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। तो यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें यमुनोत्री 30 अप्रैल, गंगोत्री 30 अप्रैल, श्री केदारनाथ जी के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ जी के 4 मई को खुलेंगे, जो 6 महीने तक खुले रहेंगे। दोस्तों, 4 धाम में एक सबसे कठिन केदारनाथ जी की यात्रा है और सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। यहाँ के सभी शहरों के लिए ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी है। आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी 220 किलोमीटर रह जाती है। इस दूरी को आपको प्राइवेट टैक्सी या बस से कवर करना होता है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है। आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आके काफ़ी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ एक दिन पहले आकर गंगा जी में डुबकी लगाएं और आरती अटेंड करके अपनी पावन यात्रा को स्टार्ट करें। दोस्तों, आप बसेस की बुकिंग एक दिन पहले ही करवा लें, क्योंकि सुबह बसेस 3 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं और लास्ट बस आपको 9 बजे तक मिलेगी सुबह की। बसेस आपको इस 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 600 से 700 रुपये चार्ज करती हैं और आपको सीतापुर बस स्टैंड पर उतारती है, जो कि सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको 1200 से 15 रुपये देने पड़ सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपये वो आपको चार्ज करते हैं। और मेरे पीछे आप ये संगम देख रहे हैं, बहुत ही फेमस संगम है, बहुत ही डिवाइन लगता है। यहाँ पे एक तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी और एक तरफ से आ रही है भागीरथी नदी। तो आप जब भी 4 धाम यात्रा पे जाएं तो आप यहाँ रुककर इस डिवाइन संगम को जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ जाना है तो आप वो देख रहे हैं, वहाँ पे आप वहाँ मंदिर में भी जा सकते हैं और लोग वहाँ जाके वहाँ का जल लेते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। देवप्रयाग से आगे बढ़कर पड़ता है श्रीनगर, जहाँ पे आपको धारी देवी जी के दर्शन करने को मिलेंगे। पानी के बीचों बीच बना ये मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत आकर्षित है, और दर्शन करके आपके मन को एक अलग शांति और खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप धारी देवी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पिट्ठू की हेल्प या घोड़े की हेल्प भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हमें धारी देवी के मंदिर में, मेरे पीछे है धारी देवी का मंदिर। माना जाता है कि धारी देवी जो है वो चारों धाम की प्रोटेक्टर है, और चारों धाम के दर्शन करने से पहले आपको धारी देवी के दर्शन करने चाहिए। इन पहाड़ी के रास्तों का लुत्फ उठाते हुए आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में मल्टी लेयर पार्किंग है, जहां पर आप अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, और यही केदारनाथ जी का पहला पड़ाव होगा।
अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद आपको कहाँ स्टे करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सोनप्रयाग, गौरीकुंड या फिर सीतापुर में होटल्स ले सकते हैं। यहाँ उस होटल्स की स्टार्टिंग 2000 से 2500 में हो जाती है। लेकिन अगर आप मई और जून के मंथ में जा रहे हैं जबकि काफ़ी रश रहता है तो इनके रेट्स हाई भी हो सकते हैं। साथ ही सोनप्रयाग लास्ट स्टॉप होने की वजह से यहाँ पर बेसिक रूम्स भी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। सोनप्रयाग से आप 3 से 4 बजे निकल जाइए ताकि आप गौरीकुंड सही टाइम से पहुँच जाएं। सोनप्रयाग से आपको गवर्नमेंट टैक्सीज मिलती हैं जो कि गौरीकुंड तक आपको ड्रॉप करती हैं और 50 से 70 रुपये आपसे चार्ज लेती हैं। टैक्सी के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ सकता है। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है हमारा केदारनाथ जी का ट्रैक। वैसे तो कहते हैं कि यात्रा 16 किलोमीटर की है, परंतु ये यात्रा 20 से 22 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल यात्रा में दिक्कत होती है तो आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी भी बुक कर सकते हैं जिनके फिक्स रेट होते हैं। चढ़ाई करते वक्त बीच में अगर आपको रास्ते में घोड़े की सवारी मिल जाएगी, परंतु वह प्राइवेट सवारी होगी और आपसे डबल चार्ज कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप अपनी जर्नी को प्लान करें और स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट काउंटर से घोड़े या पालकी बुक करें। चढ़ाई करते हुए आपको जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा और छोटी चोली और बड़ी चोली को पार करते हुए केदारनाथ बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जिससे आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में खाने पीने की सुविधाएं तो मिलती हैं, परंतु ये खाना काफ़ी डबल रेट्स पे आपको मिलेगा। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे जगह जगह मेडिसिन कैंप भी मिल जाते हैं और आप अपनी बेसिक दवाइयाँ भी कैरी करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अब बात करते हैं रुकने की। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट टेंट्स मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग 500 रुपये से है। सीज़न और भीड़ के हिसाब से इनके चार्जेस बढ़ते और घटते रहते हैं। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट GMVM से भी टेंट्स बुक करा सकते हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है और आप इसे 1 मंथ पहले ही बुक करा लें क्योंकि ज़्यादातर फुल रहते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ से कॉटेजेस भी बुक करा सकते हैं। सभी के रेट्स अलग अलग होते हैं। इसकी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रात को आराम करके आप अगले दिन दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आरती के टाइमिंग्स आपके स्क्रीन पर हैं। आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि दिन चढ़ते चढ़ते यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है। मंदिर के पास आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन चेक कराकर श्री केदारनाथ जी के दर्शन करें। यहाँ आकर दर्शन करके आपके मन को अलग सुकून मिलेगा। ये स्थान सबका ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो महादेव से आप भी प्रार्थना करें कि आपको भी यहाँ पे ज़रूर बुलाएं। आप यहाँ मंदिर परिसर से थोड़ी दूर ज़रूर बैठें और मेडिटेशन करें, फिर आप वापसी कर सकते हैं। इसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करके सोनप्रयाग को लौट सकते हैं। अब बात करते हैं रास्तों में किन चीज़ों का ध्यान रखें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आप शॉर्टकट्स का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो बहुत रिस्की होते हैं एंड प्लस आपको उन्हें पार करने में डबल एनर्जी लग जाती है। जगह जगह पे नींबू पानी, खीरा और अपने साथ ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें। कुछ भी हैवी ना खाएं जैसे आलू पराठे, बिकॉज इससे आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। कम से कम सामान कैरी करें और अच्छे ग्रिप के शूज़ ज़रूर पहने क्योंकि यहाँ पर रोड काफ़ी ट्रैक स्लिपरी हो जाता है बारिश और मिट्टी की वजह से। यहाँ पे मौसम घड़ी घड़ी चेंज होता है, तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें। मेरे अकॉर्डिंग आप सोनप्रयाग से ही रेनकोट खरीद लें क्योंकि आप जितना ऊपर जाते हैं उतने ही रेनकोट्स और चीज़ें महंगी मिलने लगती हैं। प्लस आप यहाँ पर मिलने वाले थिन रेनकोट्स ही खरीदें, ज़्यादा हैवी ना लें। ये थिन वेट, लाइट वेट आपको 150 रुपीज़ में आराम से मिल जाएंगे, तो आप यहीं से रेनकोट खरीद लें। सारे गर्म कपड़े ज़रूर पहने बिकॉज दिन में आपको गर्मी लग सकती है पर रात होते होते काफ़ी ठंड हो जाएगी। यहाँ चार्जिंग और नेट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको पावर बैंक ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही में कुछ मेडिसिन जैसे कफ, कोल्ड, पेन किलर्स की मेडिसिन भी कैरी करें। चढ़ाई में पान, गुटखा, सिगरेट का यूज़ ना करें वरना आपको सांस की दिक्कत भी हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों के लिए पिट्ठू करते हैं तो ध्यान रखें कि वो भी शॉर्टकट्स ना लें और साथ ही में नशा ना करे हुए हों।
आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए आप ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सजेस्ट करूंगी क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी भी एजेंट या वेबसाइट से ना रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल ध्यान रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि हर साल यहाँ बहुत फ्रॉड होते हैं। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी इस पावन यात्रा को कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से मिलते हैं। आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग हेली यात्रा irct.co.in से बुकिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं कि यहाँ आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो दोस्तों, मई जून में यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है, और अगर आप जुलाई और अगस्त में प्लान कर रहे हैं तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ जुलाई और अगस्त में आना बिल्कुल अवॉइड करें। बेस्ट टाइम है सितंबर लास्ट और अक्टूबर में, बिकॉज यहाँ पे भीड़ भी कम हो जाती है, प्लस रेट्स भी आपको नॉमिनल मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ आने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हरिद्वार या ऋषिकेश से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ 5 days 4 nights लग सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।